दोस्तों 1993 का मुंबई बम धमाका आप सबको तो याद ही होगा। ये वही बम धमाका था जिसके बाद मुंबई में आतंक का एक नया चेहरा सामने आया। ये वही चेहरा था जो मुंबई का डॉन और भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में अभी भी टॉप पर है। मुंबई की इस सबसे बड़ी आतंकी हमले में तकरीबन 257 लोगों की मौत हुई थी और करीब 800 लोग घायल हुए थे, जिसका मास्टरमाइंड था अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम। 1980 और 90 के दशक में बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह रहे इस डॉन को भारत की पुलिस और कई एजेंसीज आज भी ढूंढ रही हैं। इसके पीछे इंटरपोल की पुलिस भी लगी हुई है। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है, लेकिन आज तक ये किसी के हाथ नहीं लगा। ये मुंबई में खुद को इतना बड़ा बना लिया कि अपने काले कारनामे को अंजाम देने के लिए इसने एक कंपनी ही खोल दी, जिसका नाम था डी कंपनी। मुंबई की गलियों से निकलकर दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड का इतना बड़ा बादशाह कैसे बन गया, ये सवाल आज भी हर किसी के दिमाग में चलता है। इतना ही नहीं, जब भी दाऊद इब्राहिम का नाम आता है उसके साथ एक और नाम जरूर सुनने को मिलता है, जो है छोटा राजन और डी कंपनी। तो चलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या कहानी है इन तीनों की। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना देरी की आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उसका पूरा नाम शेख दाऊद इब्राहिम कासकर है। उसके पिता शेख इब्राहिम अली कासकर मुंबई पुलिस में हवलदार थे। परिवार बड़ा था, इसलिए उन्हें खर्च चलाने में दिक्कत होती थी। स्कूल में पढ़ाई के दौरान बुरी संगत में पड़े दाऊद ने चोरी, डकैती और तस्करी शुरू कर दी। इससे परेशान होकर घर वालों ने उसकी शादी बीना जरीन नाम की एक लड़की से कर दी, लेकिन इस शादी का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वो जुर्म की दुनिया में आगे बढ़ता जा रहा था। दाऊद ने सबसे पहले एक बिजनेसमैन को लूट कर जुर्म की दुनिया में कदम रखा था, जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ा था। लेकिन जब दाऊद के पिता को इस बात का पता चला तो उन्होंने दाऊद को घर से ही निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद दाऊद मुंबई के तब के डॉन करीम लाला के गैंग में शामिल हो गया। 1980 के दशक में मुंबई में हाजी मस्तान और करीम लाला का राज था। करीम लाला से जुर्म की दुनिया के सारे पैंतरे सीखने के बाद दाऊद ने अपने भाई साबिर के साथ अलग गैंग बना लिया और धीरे धीरे इन दोनों को पीछे छोड़ दिया। उनको पीछे छोड़ने के बाद दाऊद ने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम था डी कंपनी। इस डी कंपनी की शुरुआत होती है 70 के दशक की मुंबई से। इस दौर में मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक नया नाम उभरा था, जो नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम और उसके भाई साबिर कासकर ने मिलकर डी कंपनी की शुरुआत की और देखते ही देखते अंडरवर्ल्ड के नए किंग बन गए। इस नई विरासत को खड़ा करने में एक और शख्स का रोल बहुत अहम था, जो था राजन महादेव नायर उर्फ बड़ा राजन। चेंबूर से तिलक नगर तक के इलाके को अपनी जेब में रखने वाले बड़ा राजन की शुरुआत दर्जी के काम से हुई थी। फिर इश्क का कांटा लगा और महबूबा को तोहफा देने के चक्कर में उसने एक टाइपराइटर की चोरी कर ली, जिसके चक्कर में उसे जेल जानी पड़ी। जेल से बाहर निकलने के बाद उसने टिकटों की स्मगलिंग शुरू कर दी। यही काम करते हुए राजन की मुलाकात राजेंद्र सदाशिव निखलजे से हुई, जो खुद को राजन बुलाया करता था। चूंकि दोनों का नाम राजन था, इसलिए राजन महादेव का नाम बड़ा राजन और राजेंद्र सदाशिव का नाम छोटा राजन पड़ गया। छोटा राजन की कहानी भी कुछ बड़ा राजन जैसी ही थी। 5वीं में स्कूल छोड़कर उसने एक लोकल गैंग ज्वाइन कर लिया था और चेंबूर में टिकट ब्लैक किया करता था। 1979 में एक बार पुलिस ने टिकट ब्लैक करने वालों पर लाठीचार्ज किया। वहां छोटा राजन भी मौजूद था। उसने पुलिस वालों की लाठी छीनकर उन्हें ही पीटना शुरू कर दिया और अकेले कई पुलिस वालों को जख्मी कर दिया। इस घटना के बाद मुंबई के अपराधी गिरोह में उसका नाम फैल गया। इस बीच बड़ा राजन अपने नाम से एक गैंग की शुरुआत कर चुका था। छोटा राजन भी इसी गैंग में शामिल हो गया और दोनों मिलकर चेंबूर से घाटकोपर तक का इलाका संभालने लग गए। उसी दौर में घाटकोपर वेस्ट में यशवंत जाधव सट्टे और जुए का कारोबार चलाता था। बड़ा राजन गैंग का ओहदा बढ़ा तो दोनों के बीच तनातनी होने लगी। आधी रात को होने वाली सोडा वाटर बॉटल और ट्यूबलाइट की लड़ाइयों ने जल्द ही दुश्मनी का रूप ले लिया। राजन गैंग छोटा था, इसलिए उन्होंने वरदराजन मुदलियार उर्फ वर्दा भाई से मदद मांगी। वर्दा भाई के दखल के चलते यशवंत जाधव चुप बैठ गया, लेकिन बदले की आग उसके अंदर ही अंदर सुलग रही थी। उसने मलयाली डॉन अब्दुल कुंजू से हाथ मिलाया। कुंजू और बड़ा राजन की दुश्मनी पुरानी थी। बताया जाता है कि कुंजू ने बड़ा राजन की गर्लफ्रेंड छीनकर उससे शादी कर ली थी, इसलिए दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हो गए थे। 1982 में इस दुश्मनी का सिला देते हुए कुंजू ने बड़ा राजन की हत्या करवा दी। छोटा राजन द्वारा अपने उस्ताद की मौत के बदले की कहानी पूरी अंडरवर्ल्ड में फैल चुकी थी। छोटा राजन का यह कारनामा दाऊद इब्राहिम और अरुण गवली के कानों तक भी पहुंचा। दोनों राजन को अपनी गैंग में भर्ती करना चाहते थे। दाऊद इब्राहिम के बड़ा राजन से पुराने रिश्ते थे, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के नक्शे कदम पर चलते हुए उसने दाऊद का गैंग ज्वाइन कर लिया।
आते ही उसने दाऊद के दुश्मन करीम लाला के भांजे की हत्या कर खुद को उस गैंग के लिए काबिल साबित कर दिया और जल्द ही दाऊद का करीबी हो गया। 1986 में एक कत्ल में नाम आने के बाद पुलिस दाऊद की खोज में थी, इसलिए दाऊद फरार होकर दुबई चला गया। उसने मुंबई में अपने ऑपरेशन की कमान छोटा राजन के हाथ सौंप दी। छोटा राजन ने दाऊद की स्मगलिंग का बिजनेस मुंबई से नेपाल और श्रीलंका तक फैलाया। मुंबई में डी कंपनी दाऊद के नाम पर ही चलती थी, लेकिन असली ताकत छोटा राजन के हाथ में थी। वो बिल्डर्स को धमकाते हुए अब दाऊद का नाम लेना भी जरूरी नहीं समझता था। गैंग के लड़के उसके पक्के वफादार थे। उसके किसी भी लड़के को अगर पुलिस पकड़ती तो राजन वकील की फीस और मुकदमे का पूरा खर्चा उठाता था। ये बात गैंग के दूसरे मेंबर मसलन छोटा शकील, शरद शेट्टी और सुनील रावत को कतई रास नहीं आ रही थी, जिसके बाद उन्होंने दाऊद के कान भरने शुरू कर दिए। लेकिन दाऊद फिर भी छोटा राजन पर भरोसा जताता रहा। इसी बीच एक वाकया हुआ जिसने दाऊद और राजन के संबंधों में दरार डाल दी। दाऊद लंबे समय से अपने बड़े भाई साबिर इब्राहिम कास्कर की हत्या का बदला लेना चाहता था और उसकी जिम्मेदारी उसने छोटा राजन को दे रखी थी। एक रोज दाऊद छोटा राजन को कॉल करके पूछता है, इब्राहिम के मौत का बदला कब लेगा? इस पर छोटा राजन कुछ ढीला ढाला जवाब देता है। इस वक्त कमरे में छोटा शकील और उसका साथी सौत्या भी मौजूद थे। सौत्या दाऊद से कहता है कि अगर उसे मौका मिले तो वो कैसे भी इब्राहिम की मौत का बदला लेकर रहेगा। ये सुनकर दाऊद तुरंत ये भार सौत्या को दे देता है। छोटा शकील के लिए छोटा राजन को दाऊद की नजरों में गिराने का इससे बड़ा मौका नहीं हो सकता था। इब्राहिम कास्कर की हत्या में अरुण गवली के लड़कों का हाथ था और वो जेल में थे। 1994 आते आते राजन और डी कंपनी के रिश्ते पूरी तरह खत्म हो गए। डी कंपनी के कई लोग राजन के वफादार थे, जिनमें से कई बम धमाकों से भी नाराज थे, जिस कारण उन्होंने डी कंपनी से नाता तोड़ते हुए राजन का गैंग ज्वाइन कर लिया। राजन अपने गैंग में भर्ती करते हुए लोगों को देशभक्ति की शपथ दिलाया करता था। हालांकि अभी भी वो दुबई में था। जल्दी उसे लगने लगा कि दुबई में उसकी जान को खतरा है। चूंकि भारत में वो वांटेड लिस्ट में था, इसलिए वापस भारत भी नहीं लौट सकता था। इसलिए उसने पहले काठमांडू और वहां से मलेशिया का रुख किया। इसी बीच छोटा राजन को खबर मिली कि छोटा शकील उसे मारने की फिराक में है। यह सुनकर छोटा राजन ने बदला लेने की ठान ली। उसने शकील और सौत्या को मरवाने की कोशिश की। सौत्या मारा गया, लेकिन शकील बच निकला। इसके बाद काठमांडू में छोटा राजन ने नेपाल के एक नेता मिर्जा दिलशाद बेग की हत्या भी करवाई। छोटा राजन को खबर मिली कि मिर्जा बेग दाऊद के गैंग को अपने यहाँ पनाह देता है। साथ ही उसने खुद को देशभक्त डॉन कहकर प्रचारित करना शुरू किया। उसने मुंबई बम धमाकों के आरोपियों को चुन चुन कर निशाना बनाया। 1998 में उसने धमाकों के आरोपी अयूब पटेल की हत्या की कोशिश की। वहीं 1998 में उसने सलीम कुर्ला को एक नर्सिंग होम में मरवा डाला। उसने बैंकॉक को अपने ऑपरेशंस का बेस बनाया और यहीं से अपना धंधा चलाता रहा। अगले 1.5 दशक तक उसके और डी कंपनी के बीच लुका छुपी का खेल चलता रहा। सितंबर 2000 में शकील ने छोटा राजन पर उसके घर में हमला करवाया। इस हमले में छोटा राजन को गोली लगी, लेकिन वो बच गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यहाँ वो पुलिस की देखरेख में था। मुंबई मिरर से बात करते हुए छोटा राजन के साथी संतोष शेट्टी ने बताया था कि राजन लुका छिपी के खेल से थक चुका था और भारत वापस लौटने की सोच रहा था, लेकिन शेट्टी ने उसे समझाया और अस्पताल से उसको फरार भी करवा दिया। साल 2002 में राजन एक बार और पुलिस की गिरफ्त में आया। लंदन में प्लेन में चढ़ने के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और सिंगापुर भेज दिया। वो वहां से भी भाग निकला। उसके बाद राजन कहां गया किसी को खबर नहीं थी। आउटलुक मैगजीन की एक रिपोर्ट बताती है कि इस दौरान संभवतः राजन की मदद भारतीय खुफिया एजेंसियां कर रही थीं। राजन डी कंपनी की खबर पहुंचाने के साथ साथ दाऊद की खबरें भी दिया करता था। 2004 में छोटा राजन ने डी कंपनी पर एक बड़ा हमला किया और दाऊद का फाइनेंस देखने वाले शरद शेट्टी को दुबई में खुलेआम मरवा दिया। छोटा शकील ने उसे मरवाने की कई कोशिशें की, लेकिन हर बार वो बच निकला। अंत में 25 अक्टूबर 2015 में उसे बाली से गिरफ्तार किया गया। वो मोहन कुमार नाम के पासपोर्ट से ट्रैवल कर रहा था। इस दौरान उसे पता चला कि उसने कई साल ऑस्ट्रेलिया में बिताए थे। 6 नवंबर 2016 को उसे प्रत्यर्पित कर भारत लाया गया। रिपोर्टर ज्योतिर्मय डे की हत्या के केस में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और साल 2022 में वो तिहाड़ जेल में अपनी सजा काट रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।